हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नया चैप्टर स्टार्ट करता है फिजिक्स का। राइट, वर्क, पावर एंड एनर्जी। सिंपल चैप्टर है, थियोरेटिकल चैप्टर है। न्यूमेरिकल्स तो इसमें भी है। ये तीन टर्म्स के आसपास ये चैप्टर घूमता है। वर्क मैथमेटिकल भी है और थियोरेटिकल भी है। पावर मैथमेटिकल भी है, थियोरेटिकली भी है। फिजिकल क्वांटिटीज ही है ये, उनके फॉर्मूलाज है और उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे कैलकुलेशंस है। और एनर्जी एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। चलो स्टार्ट करते हैं। वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है? वर्क, मैं यहां से चल के यहां तक गया, क्या मैंने कोई वर्क किया? राइट। एक लेडी किचन में खाना पका रही है, किचन से रेफ्रिजरेटर की तरफ, रेफ्रिजरेटर से किचन की तरफ, मे बी वापस रूम में आई, वापस किचन में गई, क्या उसने कोई वर्क किया? प्लेयर फील्ड में खेल रहा है, ग्राउंड में खेल रहा है, क्या उसने कुछ वर्क किया? पहाड़ चढ़ के गया मैं, क्या कोई वर्क किया? तो एक हम कॉमन लैंग्वेज में जो बात करते हैं वर्क, वो साइकोलॉजिकल वर्क अलग है कि भाई सुबह से लेकर शाम तक मैंने बहुत मेहनत की। हाँ, साइकोलॉजिकली, इमोशनली बहुत मेहनत की होगी, सुबह से 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। बट फिजिक्स के टर्म्स में वर्क डन का मतलब थोड़ा अनोखा है। ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए कि भाई मैं चल के इधर गया, तो क्या मैंने वर्क डन किया? तो फिजिक्स की लैंग्वेज में तो हाँ, मैंने किया। लेडी किचन में खाना बना रही है, राइट, लेट्स से 1.5 घंटे तक वो खाना बनाती रही, रूम में गई, वापस किचन में आई, वापस मेन डोर पे गई, वापस किचन में आई, क्या उसने वर्क डन किया? और फिजिक्स के हिसाब से उसने वर्क डन 0 किया है। राइट। प्लेयर ग्राउंड में खेल रहा है, लेट्स से मैच खेल ली उसने 3 घंटे, एज पर फिजिक्स उसने वर्क डन 0 करा है। पहाड़ चढ़ा मैंने, अब उसमें थोड़ा कंडीशनल आ जाता है कि उतना तो वर्क डन नहीं किया जितना, राइट, शब्द भारी है, पहाड़ चढ़ के गया तो शब्द भारी है, बट फिजिक्स के हिसाब से उतना सारा वर्क डन नहीं हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजिक्स की लैंग्वेज में कि वर्क डन क्या होता है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन, डिफाइन द वर्क डन। सो कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको कि वर्क इज सेड टू बी डन when a force displaces the object in its own direction. Right? Work is said to be done when a force, थोड़ा और बेटर लिखते हैं इसको, when a force or its component displaces an object in its own direction, है ना, धक्का मारा। राइट, ये एलसीडी को मैं धक्का मार रहा हूं, सो फोर्स है, इस तरफ धक्का मार रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एलसीडी का, हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वर्क डन 0 हो गया। तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन, राइट, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स, या तो फोर्स का एक कंपोनेंट, अब ये चीज भी समझने की जरूरत है। अभी एग्जांपल्स ऑफ द वर्क डन इन फिजिक्स, चलो इसको थोड़ी देर के बाद में डिस्कस करते हैं, पहले वर्क को डिस्कस कर लेते हैं। सो क्या कहता है ये, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स और इट्स कंपोनेंट। तो फोर्स और इट्स कंपोनेंट, अच्छा इधर आएगा तब हम देखेंगे। सो फोर्स एंड इट्स कंपोनेंट का मतलब यही है कि फोर्स और उसको अगर हम रिजॉल्व करें, जैसे लेट्स से मैं एक ऐसे एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूं और इस तरह से मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, है ना, जैसे ट्रॉली बैग खींचते हो, ट्रॉली बैग ऐसे ही खींचते हैं, हाथ में ऐसे धर के चलते जाते हैं, तो फोर्स तो मतलब हमारा हाथ तो उसको ऐसे खींच रहा है, बट ट्रॉली बैग का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। सो डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स उस तरफ लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, फोर्स का कंपोनेंट ढूंढ लेते हैं, मतलब फोर्स का वो हिस्सा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। समझ में आया?
ऐसा एंगल पे फोर्स लग रहा है, मतलब ये फोर्स वर्टिकली भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, और ये फोर्स हॉरिजॉन्टली भी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है। शब्दों को समझो अच्छे से। एंगल पे अगर कोई फोर्स एक्ट होता है तो इसको हम रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स कंपोनेंट। एक आता है वर्टिकल कंपोनेंट, दूसरा आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये फिक्स है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाने की कोशिश करेगा या ले जा रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली ले जाने की कोशिश करेगा या ले जा रहा है। सो ये चीज को ध्यान से समझो। तो इसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। इसको मैं लिख देता हूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये लिख देता हूं वर्टिकल कंपोनेंट। एफ एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और एफ वी है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो जैसा कि मैंने कहा, अब ये फोर्स तो दोनों ही डायरेक्शन में है, बट मे बी एफ वी बैग ऊपर तो उछल नहीं जाती, हम खींचते हैं तो वर्टिकल फोर्स कुछ नहीं कर रहा है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी वजह से हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। राइट ये कुछ एग्जांपल्स है फिजिक्स में कि भाई वर्क डन हुआ है। बिल्कुल हाँ हुआ है। अगर चेंज इन शेप एंड साइज है तो क्या वर्क डन हुआ है? हाँ हुआ है। शेप में या साइज में चेंज है तो वर्क डन हुआ ही है। डायरेक्शन में स्पीड में चेंज है तो क्या वर्क डन हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ ही है। पोजीशन में चेंज है या तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज है तो क्या वर्क डन हुआ है? बिल्कुल हुआ ही है। सो अगर इनमें से कुछ भी तुम्हें नोटिस होता है तो जी हाँ वर्क डन हुआ ही है। अगर नहीं नोटिस होता है तो वर्क डन नहीं हुआ है ना। जैसे कि मैंने कहा था कि भाई लेडी कुकिंग इन द किचन तो वर्क डन जीरो है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। गोल गोल घूम के वापस इधर आ जा रही है, फिर से गोल गोल घूम के वापस इधर आ जा रही है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है। सो डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसलिए वर्क डन जीरो है। प्लेयर भी ग्राउंड में खेल रहा है ना तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट जीरो ही है, क्योंकि लेट से यहां से वो ग्राउंड में आया, अब पूरे ग्राउंड में गोल 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 घुमा खेला, वापस इधर जा रहा है। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट जीरो। समझ में आया? सो वर्क डन का अंदाजा लगाना फिजिक्स में, राइट, उसके लिए दो चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो पहला वाला है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, राइट, और इट्स कंपोनेंट। एंड दूसरा वाला है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो चीजों पे वर्क डन डिपेंड करता है कि कितना फोर्स एक्ट हो रहा है। ज्यादा फोर्स होगा तो वर्क डन भी ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तब भी वर्क डन ज्यादा होगा। राइट मैंने लेट से ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहां से ऐसे फेंक दिया, तो क्या मैंने इस पे फोर्स लगाया? हाँ बिल्कुल ही लगाया। डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? हाँ हुआ। तो कितना फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस हिसाब से वर्क डन तो हुआ ही है। चलो आ जाते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। अब क्योंकि ये दो फैक्टर्स है तो अल्टीमेटली दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, तो फोर्स वर्क डन इज एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अब वर्क डन तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ डॉट एस ये वेक्टर फॉर्म है वर्क डन का। वेक्टर फॉर्म यानी डायरेक्शंस भी आ गए। हावेवर वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, बट वर्क डन जिन पे डिपेंड करता है फोर्स, इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो ये चीज समझो, वर्क डन खुद स्केलर है, वेक्टर नहीं है वो, बट वो जिन चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना वो वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ये जो फॉर्मूला है वेक्टर नोटेशन है, हायर क्लासेस में थोड़ा काम में आएगा। अभी के लिए तुम सिंपल फॉर्मेट में एफ एस लिख सकते हो। इस चीज को एक्सपांड करके थोड़ा और डिटेल में ऐसा लिख सकते हैं एफ एस कॉस थीटा।
कैसे आया कॉस थीटा, जस्ट आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है, ये या ये दोनों में से एक यूज होगा, मोस्टली इसको ही यूज करना प्रीफर करो। थीटा का मतलब है एंगल कितना है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्क्रिप्शन में लिख दो, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स एंड द वर्क डन, ये मैंने कहा है ना, जैसे ये वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला था, एक्चुअली में तो यही मेन फॉर्मूला है जिसको सिंप्लीफाई करके आता है एफ एस कॉस थीटा। तो मैंने अभी प्रीवियसली समझाया कि फोर्स देखो किसी एंगल पे एक्ट हो रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हो रहा है। अब इस फोर्स को है ना, फिर से एक और बार के, फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब यही फोर्स का कुछ हिस्सा हॉरिजॉन्टली एक्ट हो रहा है, यही फोर्स का कुछ हिस्सा वर्टिकली एक्ट हो रहा है। सो लेट से मैं लिखूं, ये है एफ एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है एफ वी वर्टिकल कंपोनेंट। सो एफ एच कैसे मिलेगा, एफ कॉस थीटा, एफ की वैल्यू है 50, कॉस थीटा यानी कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। सो √3/2 यानी ये अल्टीमेटली आया मेरा 25√3। एंड सेम वे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अब मुझे वर्टिकल कंपोनेंट ढूंढना है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। इन चीजों को बहुत गहराई में मैं डिस्कस कर रहा, थीटा जिसके साथ में है वो कॉस कंपोनेंट, और थीटा के बिना वाला जो कंपोनेंट है वो साइन कंपोनेंट, ऐसे भी याद रख सकते हो। सो एफ की वैल्यू है 50 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1/2 यानी 25 न्यूटन। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमने ढूंढ लिए। ढूंढ के क्या करना है आगे, तो ढूंढ के क्या करना है, ढूंढ के हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है ना। वर्क डन कैलकुलेट करना था। अब मैं वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फोर्स लूं, वही फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट कॉज कर रहा है। तो कौन सा फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन वाला फोर्स कौन सा है, एफ एच। एफ एच की वैल्यू कितनी है, एफ कॉस थीटा। तो इन चीजों को समराइज करके डायरेक्टली फॉर्मूला में रख दिया गया है, राइट। So work done is Fs cos theta. F cos theta is the component of the force in the direction of the displacement. और वो F cos theta कैसे आया, उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। फिर आता है स्पेशल केसेस ऑफ द वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, राइट। अगेन वर्क डन का जो फॉर्मूला है ना, Fs cos theta, इसी पे डिस्कशन है, इसी पे डिस्कशन। अगर थीटा 0 डिग्री है, मतलब क्या हुआ कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो देयरफॉर वर्क डन विल बी पॉजिटिव एफ एस, या तो सिंपल कह दो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। और अगर थीटा 180 डिग्री है, राइट, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू आती है नेगेटिव एफ एस, सो देयरफॉर वर्क डन इज नेगेटिव। समझ में आया। तो थीटा डिसाइड करता है वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। साइकोलॉजिकली तो भाई यहाँ वर्क किया, यहाँ वर्क किया, अरे नेगेटिव वर्क किया, ऐसा साइकोलॉजिकली तो नहीं आता है, बट फिजिक्स में आता है। मैंने कहा कि फिजिक्स का वर्क डन और साइकोलॉजिकल वर्क डन दोनों ही डिफरेंट है। तो फिजिक्स का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, अगेन फॉर्मूला को ही हम समझते हैं। सो थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है ना,
तो वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी है 0, सो वर्क डन हो गया 0। सिंपल, क्लियर। तो वर्क डन फिजिक्स में 3 तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कौन डिसाइड करता है? थीटा, ये जो एंगल है वो डिसाइड करता है। अगर थीटा 0 डिग्री है तो वर्क डन पॉजिटिव है, अगर एंगल 180 डिग्री है तो वर्क डन नेगेटिव है, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन 0 है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, राइट। जैसे ये सामान उठ के चलना है ना, सामान उठा के चलाना, तो उस केस में क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो बैग को नीचे खींच रहा है, तो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आगे की डायरेक्शन में हो रहा है, अल्टीमेटली एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो फिजिक्स के हिसाब से बैग उठाकर चलना वर्क डन इज 0, चाहे कंधे पे उठाओ या हाथ पे उठाओ। सामान उठा के चलना फिजिक्स में वर्क डन इज 0। सामान उठा के खड़ा रहना, बहुत देर तक मैं पकड़ के खड़ा हूं तो भी वर्क डन इज 0, ये चीज ध्यान रहे। सो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए एंगल जरूरी है। यूनिट्स ऑफ द वर्क डन, एसआई यूनिट जूल्स, सीजीएस यूनिट है डायन। रिलेशनशिप भी है, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ डायन। रिलेशनशिप भी याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पर है, चलो ये रिलेशनशिप हम ऑब्टेन करते हैं कि कैसे आया 10⁻⁷, राइट। 1 जूल को कैसे लिखेंगे हम? 1 न्यूटन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस causes the displacement of 1 मीटर। समझ में आया? 1 जूल का डेफिनेशन, 1 जूल मतलब कितना वर्क हुआ, 1 जूल मतलब कितना वर्क हुआ। डेफिनेशन 1 जूल ऑन बेसिस ऑफ वर्क डन। अब ये जूल भी बहुत बड़ा नाम है, एनर्जी में भी जूल यूज होता है, राइट। सो जूल के बहुत सारे डेफिनेशंस है, यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन। सो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन causes displacement ऑफ 1 मीटर, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट अगर प्रोड्यूस करता है, देन द वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। सिंपल। वैसे ही हम 1 डायन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई 1 डायन विल बी इक्वल टू 1 जूल का करस्पॉन्डिंग यूनिट होता है ऑर्ग, डायन नहीं होता। मैं भी वही सोचूं कि कुछ लिखने में गलती हुई, ऑर्ग। सो 1 ऑर्ग इज इक्वल्स टू 1 डायन इंटू 1 सेंटीमीटर। तो ऑर्ग को कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ ऐसे कि व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 डायन causes displacement of 1 centimeter, then the work done is said to be 1 अर्ग। इस तरह से अब रिलेशनशिप ऑब्टेन करते हैं जूल और अर्ग के बीच में। 1 न्यूटन कितना डायन होता है? 1 न्यूटन होता है 10⁵ डायन, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। सो 10⁵ और ये 2 जीरो, सो 1 जूल इज 10⁷ डायन सेंटीमीटर, और डायन सेंटीमीटर इज नथिंग बट अर्ग। डायन सेंटीमीटर को हम कंसाइज फॉर्म में कहते हैं अर्ग। सो 1 जूल इज 10⁷ अर्ग। इसको फिर फंडामेंटल फॉर्म में भी आना चाहिए,
जूल्स एंड अर्ग इन द फंडामेंटल फॉर्म। तो क्या होता है वो फंडामेंटल फॉर्म, मतलब क्या हुआ, तो मैं बता देता हूँ। यूनिट्स ऑफ द वर्क डन, ये वाले पेज में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल फॉर्म, ये वर्ड भी याद रखो और जो एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ वो भी याद करो, याद रखो। मोस्टली ये हायर क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सो फंडामेंटल फॉर्म ऑफ जोल, है ना। फंडामेंटल फॉर्म यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना हमारी, 7 क्वांटिटीज। तो जोल को उन्हीं 7 के फॉर्मेट में लिखना, बस इतना ही सिंपल है। सो 1 जोल मेरे को पता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब मीटर तो फंडामेंटल है ही, न्यूटन को फंडामेंटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। न्यूटन होता है फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। सो 1 जूल का मतलब हो गया 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सो ये फंडामेंटल फॉर्मेट हो गया जूल का, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर फंडामेंटल फॉर्म ऑफ अर्ग, so 1 erg is equals to 1 dial 1 सेंटीमीटर, है ना। सो डायन करस्पॉन्डिंगली न्यूटन का ही सीजीएस फॉर्मेट है, तो यहाँ पे सब सीजीएस फॉर्मेट डाल दो, मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। सो 1 अर्ग इज ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फंडामेंटल फॉर्मेट आ गया है ना। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो ग्राम भी फंडामेंटल क्वांटिटी का पार्ट है, सीएम भी है, सेंटीमीटर मतलब फंडामेंटल का सीजीएस, और सेकेंड्स भी है, केजी भी फंडामेंटल का पार्ट है ना, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, मीटर यानी लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो भी यूनिट था ना उसको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है उसके फॉर्म में एक्सप्लेन किया, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है पावर। क्या होता है पावर का मतलब? पावर का सिंपल वर्ड्स में मतलब है, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, इस चीज को फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, मतलब यही डेफिनेशन को फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो क्या आएगा? पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कितना वर्क हुआ कितने टाइम में। ये चीज को समझो, मैं 1 बाल्टी पानी लेकर आया ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक 1 घंटे में, और कोई 1 बाल्टी पानी लेके आया ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक 1 मिनट में, तो देखो दोनों का वर्क डन सेम था, है ना। वही बाल्टी ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पर लानी थी, यानी वर्क डन सेम था, बट पावर अलग अलग। जिसने 1 मिनट में किया उसका पावर बहुत सारा है, जिसने 1 घंटे में किया उसका पावर कम है। ऑटो रिक्शा और कार को कंपेयर कर लो, है ना, पावर कंपेयर करते ही है हम। सो ऑटो रिक्शा का पावर कम है, कार का पावर ज्यादा है। तो पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क इट्स कॉल्ड एज ए पावर, और उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, पावर प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन डिपेंड्स ऑन, पहला फैक्टर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन, मतलब मशीन जितना ज्यादा वर्क कर रही है उतना ज्यादा उसके पास पावर है। और दूसरा, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, अगर कम टाइम में काम कर रही है मशीन तो पावर बहुत ज्यादा है ना। लिफ्ट है, एलिवेटर ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पर लेकर आता है, अब समझ लो 20 सेकंड में 10 सेकंड में लेके आ गया, तो वाह कम टाइम ज्यादा पावर। अब वही एलिवेटर ऊपर लाने में 1 घंटा लगाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम, पावर कम। सो पावर कितना है मशीन का या किसी भी चीज का, ये 2 फैक्टर्स से हम डिसाइड करते हैं, राइट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। कहने का मतलब है वर्क डन ज्यादा है
तो पावर भी ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा है तो पावर कम होगा, इस तरह से। फिर वर्क डन का फॉर्मूला यूज करके हमको एक और फॉर्मूला मिलता है पावर का। वर्क डन की जगह पे हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। सो पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। दो फॉर्मूलाज है पावर के। कौन सा पावर है? इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल पावर? बस पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं, मैकेनिकल पावर के फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मूला है पावर का। फिर इलेक्ट्रिकल पावर के लिए यही फॉर्मूला में कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं, और मैकेनिकल पावर के लिए भी इसी फॉर्मूला में कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। क्या मॉडिफिकेशंस आते हैं? वर्क डन में मॉडिफिकेशंस आते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसी अलग तरीके से मेजर होता है, मैकेनिकल वर्क डन मेजर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। सो ये फंडामेंटल चीज है, ये मॉडिफाई होती है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का वर्क डन किया है। फिर आगे आते हैं यूनिट्स ऑफ पावर। सो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट है पावर का वर्क डन अपॉन टाइम, यानी जूल्स पर सेकेंड, जिसको हम कंसाइज फॉर्म में वॉट भी कहते हैं। जूल्स पर सेकेंड को स्पेशल नाम दिया गया है वॉट। जेम्स वॉट, जिसने स्टीम इंजन डिस्कवर किया था, उसको उसके रिस्पेक्ट में। और सीजीएस यूनिट हो जाएगा अर्ग पर सेकेंड, और इसको कुछ भी स्पेशल नाम नहीं दिया गया। स्पेशल यूनिट्स ऑफ पावर भी है। स्पेशल यूनिट्स ऑफ पावर के अंदर है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वॉट्स। इसको राउंड ऑफ करके ना 750 वॉट भी कहते हैं। फिर बिगर एंड स्मॉलर यूनिट्स भी है पावर के। तो बिगर यूनिट्स में आता है 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 वॉट। यहाँ पे 10 टू द पावर 3 वॉट। और स्मॉलर यूनिट्स में भी आता है। स्मॉलर यूनिट्स, इतना छोटा पावर कौन कंज्यूम करता है? मिली वॉट, यानी 10 टू द पावर -3 वॉट। नैनो वॉट, यानी 10 टू द पावर -9 वॉट। इतना छोटा पावर कौन कंज्यूम करता है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूम करता है। जैसे ये घड़ी सेल है तो शायद इतना या माइक्रो वॉट, 10 टू द पावर -6 वॉट। इतना छोटा भी पावर कंज्यूम कर सकती है। इतना पावर कौन कंज्यूम करता है? हमारा एयर कंडीशनर 1.5-2 किलोवाट कंज्यूम करता है। मेगावाट कौन कंज्यूम करता है? पूरी बिल्डिंग का कैलकुलेशन निकालो तो बिल्डिंग का कंजम्पशन मेगावाट में जाएगा, राइट। सो आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी डिस्कस करेंगे। एनर्जी की टाइप्स और उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशंस है वो सब। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।